आयोजित किया गया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज के समय में खास करके योग के ऊपर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, उसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक उपयोगिता बताई जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तकनीकी के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा है, स्वाभाविक है कि कुछ कठिनाइयां होती हैं और उन कठिनाइयों से नहीं घबराना ही यह दिखाएगा कि हमें कुछ योग का अंश आया है। किसी संदर्भ में, किसी घटनाक्रम में कोई अनपेक्षित कठिनाइयां आती हैं तो मन अविचलित रहना चाहिए और उस अविचलित अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए हम योग करते हैं। आप सब योग के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। मैं योग पर आने से पहले जो बात रेखांकित करना चाहता हूं कि दुनिया जिस कठिनाई से आज गुजर रही है, उस कठिनाई का अंदेशा लोगों को नहीं था। लोग यह मानकर चल रहे थे कि एक एक नियम के अनुसार से वे प्रगति करते जाएंगे। प्रगति की जो परिभाषा संसार में प्रभावी लोगों ने रची, जो सामान्य लोगों पर थोप दिया गया, उस परिभाषा में भौतिकवाद इतना अधिक हावी रहा कि उस भौतिकता के जंजाल में हम यह भी भूल गए कि जिस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी के संसाधनों के ऊपर हम इस विकास की कहानी और जंजाल को रच रहे हैं, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, उसकी भी अपनी प्रकृति है। और यह जो भूल मानव समुदाय से हुई, ज्ञात और अज्ञात रूप में, आज इस कठिन दौर में यदि हम सिर्फ इस बात पर ही रुक गए कि एक ऐसी दवा निकल जाए जिस दवा के उपयोग के बाद कोविड-19 का जो वायरस है दुनिया में हम लौट जाए, तो संभवतः यह एक दूसरी बड़ी भूल। इस वायरस ने जो मानव समुदाय को एक पाठ पढ़ाया है और आत्मचिंतन का अवसर दिया है कि इस दुनिया में जीने की जो पद्धति है, जीवन मूल्य है, उन जीवन की शैली में एक आधारभूत बुनियादी परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विकल्प की खोज नहीं करनी है, विकल्प विद्यमान है। उस विद्यमान विकल्प में से ही संसार के लोगों को यह मानना पड़ेगा, यदि वे दीर्घायु रहना चाहते, समाज में स्थायित्व रखना चाहते और समाज की प्रगति में प्रकृति के साथ करना चाहते हैं, तो जीवन पद्धतियों में, उन जीवन पद्धतियों में से ऐसी जीवन पद्धति को आज की जो जीवन पद्धति, जो पश्चिम की जीवन पद्धति हम पर थोपी गई, जिसके हम सब आदि कमोबेश में, उसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में प्रतिस्पर्धा है, प्रकृति और पुरुष की स्पर्धा है। प्रकृति तो आधिपत्य नहीं करना चाहती है, प्रकृति तो अपने रूप में है। जो पुरुष है, यानी जो मनुष्य है, वह प्रकृति को अपने अधीन करना चाहता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान की जो परिभाषा है, और ज्ञान का नाम है, उसके भी स्वरूप
को पढ़ना समझना। इसीलिए अभी योग का बहुत ही महत्व है। खास करके आपने जो विषय रखा कि जब लोग घर में रह रहे हैं कई प्रकार की मानसिक परिस्थितियां आ सकती हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, और एक अस्थिरता के कारण और एक जगह टिके रहने के कारण लंबे समय तक जो कई प्रकार की विकृतियों का जन्म, उन विकृतियों से निर्वृत्ति पाने के लिए योग का अपना महत्व है। मैं इसके तो आप लोग योग पर नहीं जानते, मैं एक दो शब्द बताना चाहता हूं। पतंजलि ने जब योग की बात की तो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति इतना विराट रूप में है और इतना आपस में परस्पर, यदि एक की बात करते हैं तो दूसरे तक पहुंचते हैं, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत में संस्कृति की प्रवाह अविरल धारा की तरह चलती रहती है। उस अविरल धारा में भी महत्वपूर्ण पड़ाव जिसको दुनिया ने आज स्वीकार किया है, योग दिवस मनाया जाए। दुनिया के अधिकांश देश धर्म, भाषा, नस्ल और वैचारिक भिन्नता के बावजूद इस बात का चयन है कि योग मनुष्य को स्थिरता देने के लिए उसके शरीर, मन और मस्तिष्क के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए भारत की ओर से एक बेहतरीन योगदान है। इसको स्वीकार करना इस बात को आसान्वित करता है। इस समय दुनिया भौतिकवाद से बाहर निकलकर भारत की जो जीवन शैली रही है, जिससे हम भी कुछ हद तक अलग हो चुके हैं, हम भी पश्चिम के जीवन शैली को ही अपनाते रहे, तो अब दुनिया में इस बात की आशा है कि उस जीवन शैली को शायद दुनिया के लोग स्वीकार करें। योग का संबंध सांख्य दर्शन से, सांख्य और योग में एक अभूत एक संबंध है। देखिए, सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान की बात करता है, उसमें भी अनेक व्याख्याएं हैं। सांख्य और योग के संबंध को लेकर एक व्याख्या यह है, जो दोनों के आधारभूत जो मान्यताओं के आधार पर व्याख्या होती है। सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, योग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता। सांख्य ने दो ही चीजों को माना है, जड़ और चेतन। जड़ का तात्पर्य प्रकृति है, चेतन का तात्पर्य पुरुष। प्रकृति उसके बीच और योग, लेकिन भगवत गीता में योग और सांख्य के विभाजन किया गया है, नहीं माना गया कि योग और सांख्य दो ही, एक ज्ञान है, दूसरा साधना, दोनों ही एक दूसरे की पूरक है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आचार व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। यदि हमारा आचार व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान सदुपयोगी भी नहीं हो सकता है, साथ साथ उसके दुरुपयोग की भी संभावना है। तो ज्ञान को सापेक्ष करना, समय, काल, और आवश्यकताओं, जब वो हम सापेक्ष कर देते हैं ज्ञान को, तो उसके लिए साधना की जरूरत है। यानी विवेकपूर्ण ज्ञान के लिए मन को, शरीर को तैयार करना योग का काम। इसलिए योग हमें पात्रता पैदा करती है और उस पात्रता में फिर हम ज्ञान और विवेक को आगे बढ़े। यह सांख्य दर्शन और योग दर्शन का, सांख्य दर्शन आप सब जानते हैं कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया। कितने एक एक दर्शन में यदि हम खो जाएं, में उसकी व्याख्या करने में, और अगर हमारी स्थिति ऐसी हो तो उसे आगे बढ़ाने में संभवतः 10 गुना। आप कल्पना कीजिए, भारत के ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया। एक कपिल मुनि को जानने समझने में, एक पतंजलि को जानने समझने में हमें अपने मानसिक, शारीरिक ऊर्जा को जो लगाना पड़ता है,
और उसके लिए जो धैर्य चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान समय में जो योग की बात की जा रही है वो बहुत ही आरंभिक अवस्था है, जब व्यक्ति अपने आप हम आखिर इस दुनिया में क्यों, क्या हम भोग विलास के लिए हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके मर जाने के लिए हैं, या हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करने के लिए हैं। पतंजलि तो नहीं बन सकते, कपिल मुनि पाणिनि नहीं बन सकते, तो कम से कम पाणिनि का भाष्य को तो समझ सकते हैं, पतंजलि को तो समझ सकते हैं, कपिल मुनि को समझ सकते हैं। आज की अवस्था में यदि हम उनके कुछ अंश को भी समझ लिए तो मैं मानकर चलूंगा कि हम अपनी जीवन शैली में दुनिया की आज की में परिवर्तन। देखिए, जब तक आचार व्यवहार नहीं होता है, जो कहा जाता है कि ये जो वेद है और वेदों के बारे में जो कहा गया कि वेद भी यदि व्यक्ति पवित्र नहीं है, उसका आचार ठीक नहीं है, आचारहीन ना पुरंती वेदा, जो आचारहीन लोग हैं उन्हें वेद भी पवित्र नहीं करते। तो आचारहीनता से दो चीज होती है कि विचारहीनता होती है, एक आचारहीनता। दोनों ही आवश्यक है मनुष्य के लिए कि आचारहीनता से बाहर निकले और विचारहीनता से बाहर। तो सांख्य आपको विचारहीनता से बाहर निकालता है, योग आपको आचारहीनता से। और जब हम दोनों से बाहर निकलते हैं तो योग में देखिए जो 5 अवस्थाएं कही गई है, एक छिप होती है जब व्यक्ति यह समझता है कि अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, कोमल वस्तुओं को स्पर्श करना, वो जो उसका आकर्षण होता है, ये क्षिप्त अवस्था होती है। इससे आगे बढ़ एक दूसरी अवस्था होती है जो कहते मूढ़ अवस्था होती है, जब हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तीसरा विक्षिप्त अवस्था, अवस्था में हम दोनों के बीच में द्वंद में रहते हैं, कभी भौतिकता के प्रति, कभी आत्मा के, कभी अच्छाई के प्रति, कभी भौतिक चीजों का आकर्षण के। ये विक्षिप्त अवस्था होती है। चौथी अवस्था, और ये 3 अवस्थाएं योग में नहीं मानी गई है, लेकिन जो चौथी अवस्था है एकाग्र, जब हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रति, साधना के प्रति एकाग्र होते तो उसको हम एक ऐसी अवस्था मानते हैं कि अब हम अपने तन मन ज्ञान बुद्धि को एक संकेंद्रण करना, उसको केंद्रित करना। और 5वीं अवस्था निरुद्ध की अवस्था, जब हम विषय वस्तुओं से पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाते। ऐसी परिस्थिति में जब हम उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तब ये 5वीं अवस्था, ये 2 जो अवस्थाएं एकाग्र की या निरुद्ध की, ये योग में माना। तो योग कम से कम इतना हम समझ लें, आपकी मानसिक अवस्था को परिवर्तन करता है और उस दौर में मन और ज्ञान को पूर्ण करने की जो क्षमता होती है, वो उस क्षमता को प्रतीक। हम योगाभ्यास करते हैं, हमें से बहुत से लोग प्रतिदिन करते हैं, कुछ कम मात्रा में करते हैं, कुछ अधिक मात्रा में करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का एक बड़ा एक पक्ष है। और भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें, पर्यावरण धारा कैसे प्रभावित हो रही है। जब हम सांख्य योग की बात करते हैं तो उसका संबंध किससे है? मनुष्य को हमेशा चेतना की अवस्था में रखना, विवेकपूर्ण रखना, और उस विवेक की अवस्था में हमेशा प्रश्न करना भारतीय संस्कृति की एक वैशिष्ट है कि हम चीजों को यथावत स्वीकार नहीं करते। उसको स्वीकार करने से पहले हम अपने मन में, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसकी परीक्षा, जब मन विवेक और ज्ञान से उसकी परीक्षा करके उसको स्वीकार करते हैं, इससे सिर्फ यह नहीं होता है कि हमने, यह जो पूरी प्रक्रिया है
वह ज्ञान परंपरा में वृद्धि करता है। जब हम मन से कुछ बात करते, जब हम स्वतंत्र होकर किसी बात पर टिप्पणी करते हैं, किसी की समालोचना करते हैं, तो हम मात्र किसी चीज को स्वीकार और खारिज नहीं करते, कुछ अंश तक उसमें जोड़ते हैं। इसी जोड़ने की प्रवाह, और यह प्रवाह निरंतर चलती रहती। तो भारतीय संस्कृति में दो महत्व प्रवाह के दो धाराएं, एक पार्ट उसका जो है उसको कहते हैं अविभक्त विभक्तेषु, अर्थात भिन्नताओं में एकता स्थापित करता है। हम जितने लोग प्रवाह में शामिल हैं सब अपनी अपनी बात कर, आज जो मैं कह रहा हूं, जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, वो सुनने वाले अधिकांश या सब या कुछ को स्वीकार कर, उसमें न्यूनताएं लग सकती, न्यूनताएं खारिज करने के लिए उनके मन में वैकल्पिक बातें हैं, इसलिए उसमें न्यूनताएं लग, तो वह भी एक योगदान है। यह विमर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसलिए भारतीय संस्कृति इसको कहा गया अभिव्यक्तिषु, अविभक्त विभक्तिषु, यानी अनेकता में एकता स्थापित। तो इस अविभक्त विभक्तिषु में से आगे जब हम बढ़ते हैं उसको कहते हैं तत्व समन्वय, अर्थात जब हम समन्वय करते हैं तो समन्वय के द्वारा हम जो परम सत्य है, ये जो परम तत्व है, वहां तक पहुंचे। यानी भारतीय संस्कृति जिसमें योग है, जिसमें साधना है, जिसमें ज्ञान को श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है, उसमें कहा गया कि वैचारिक भिन्नता, मन की भिन्नता, मतों की भिन्नता, वो समानांतर चलते रहना चाहिए, चलता है, और उसी में फिर समन्वय स्थापित। तो मैं अभी हमने पतंजलि, ऋषि पतंजलि की बात की, कपिल मुनि की बात की, एक अगस्त मुनि ने इसी समन्वय की बात की, और अगस्त मुनि का इतना बड़ा योगदान है समन्वय के क्षेत्र में, प्रेम से संपर्क और भावना के साथ समन्वय, ये दो बातें अगस्त मुनि ने अपने दर्शन से, अपने व्यवहार से, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जिनका भी हमने नाम लिया और जो भी इनकी अनंत संख्या है, उन सब ने बौद्धिक गतिविधि के साथ समाज को प्रयोगशाला बनाकर समाज के साथ प्रत्यक्ष संवाद, समाज की मन स्थिति को जानना, समाज के उस संदर्भ में लोगों की चेतना के सूचकांक को समझना, इंडेक्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल को समझना, फिर उसी इंडेक्स के आधार पर हम कौन सा सूत्र दें, प्रवाह से क्या चीज निकाल कर दें, किस नए चीज का अन्वेषण करें, जिसे समाज उस संदर्भ में अपने चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंच जाए जिससे उसका जीवन एक समन्वयकारी जीवन हो, एक सुखदायी जीवन। यही अगस्त मुनि ने किया। और जिस प्रकार से आज हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भारतीय संस्कृति की बात करते करते हम यह नहीं समझ पाते कि इतनी सामाजिक कुटिलता, सामाजिक वैमनस्य और समाज में भी, यह संस्कृत विश्वविद्यालय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं एक ऐसे संस्कृत प्राध्यापक को जानता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कथित रूप से समाज के हाशिए की जाति से आते। मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनको सुना, एक चैनल पर एक इंटरव्यू आता था, वह सत्यमेव जयते करके शायद उस कार्यक्रम का नाम, और एक फिल्म कलाकार उसको एंकरिंग करते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो संस्कृत नहीं पढ़ा।
उसने एक कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में यह संस्कृत पढ़ी। तो 12वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन में भी यही समस्या, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में यही समस्या है। तो आज हमें यह भी देखना है कि भारतीय संस्कृति की जो प्रवाह है उसमें उन्होंने क्या योगदान। अगस्त्य मुनि का नाम मैंने इसीलिए लिया कि अगस्त्य मुनि वक्त, जो उस वक्त समाज की हे दृष्टि से देखी जाने वाली जाति थी, जिसे कथित रूप से निम्न जाति उस वक्त मानते थे, उसकी कन्या लोपामुद्रा से विवाह। अब अगस्त्य मुनि का जिनको तमिल भाषा का ज्ञान कराया और उन्होंने तमिल भाषा का प्रचार किया, जिस अगस्त्य मुनि ने दक्षिण और उत्तर के बीच में एक सेतु का काम किया, उस अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा से विवाह करके सिर्फ यह नहीं बताया कि वे किसी पुस्तकों के बीच में या जंगल में रहकर चिंतन करते हुए समाज की समस्याओं से, समाज की विषमताओं से, समाज की इच्छाओं से, समाज की अपेक्षाओं से दूर, समाज की चिंता, समाज की समस्या, समाज की अपेक्षा, सबसे जुड़कर उस वक्त की जो कठिनाई थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए मैंने कहा कि भारत के ऋषि मुनि, ऋषि शब्द मुनि शब्द सन्यासी कहते हैं, उन्होंने कभी भी समाज को त्याग नहीं किया। समाज के बीच में रहकर, अपने आप को अलिप्त रखकर समाज की उन समस्याओं से साक्षात्कार करके समाधान देने की कोशिश, उसी कोशिश में एक योग भी है। यह संस्कृति, यूं ही भारतीय संस्कृति श्रेष्ठता के से नहीं देखी जाती। इसके कारण हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या योगदान दिया, उसका मैं एक कहानी बताता हूं। पाणिनि जो संस्कृत ग्रामर के पहले ग्रामेरियन माने जाते हैं, व्याकरण शास्त्र के जनक माने जाते हैं, पूरी दुनिया में व्याकरण शास्त्र का कोई भी अध्ययन पाणिनि के बिना नहीं, यदि होगा तो अपूर्ण ही नहीं होगा, वह अस्वीकृत। यह तो पश्चिम का इतना पर दबाव है, उसने एक ऐसा समाज शास्त्र का डायनासोर पैदा कर दिया जिसके नीचे हम दब रहे हैं। आज हमारे सामने, खासकर संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने जो चुनौती है, ऐसे डायनासोर से मुक्ति करने के लिए एक मिशन के रूप में हम विद्या के अर्जन को आगे बढ़ाएं। तो मैं जो कहानी बताता कि पाणिनि अपने शिष्यों को व्युत्पत्ति समझा रहे थे। उसी व्युत्पत्ति समझाने में एक बाघ को आते हुए देखा। किसी ने कहा बाघ आ रहा है, तो पाणिनि मुनि ने यह भूल कर कि बाघ आएगा, बाघ आकर हमें खा जाएगा, किस